guys, welcome back to our YouTube channel Easy Commerce on your Tips. So here is the third part of class 11th microeconomics, and in this video we will discuss about elasticity of supply. So first of all, elasticity means change. Elasticity का मतलब क्या होता है? चेंज होना. और यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं about the change in supply means elasticity of supply. So while defining the definition, we should know that elasticity means only change, right? तो यहाँ पर सप्लाई चेंज कर रहे हैं हम लोग ड्यू टू चेंज इन प्राइस. सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मींस रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स. पर हम लोग इस चैप्टर में स्पेशली डिस्कस करेंगे अबाउट द चेंज इन प्राइस, क्योंकि हमको यहाँ पर प्राइस के चेंजेस के थ्रू सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है वो डिस्कस करना है. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. फर्स्ट इज परसेंटेज मेथड या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड, एंड सेकंड वन इज पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड. तो एक एक मेथड को हम लोग डिस्कस करते आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज मेथड. तो एज पर परसेंटेज मेथड, अगर हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा अवेलेबल है कि भैया पहले प्राइस इतनी थी अब इतनी हो गई है, उसके कारण सप्लाई इतना चेंज हुआ है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा वी कैन कैलकुलेट द इलास्टिसिटी, right? So this method we are going to use only when we are having the quantitative terms. अगर नंबर्स के फॉर्म में हमारे पास टर्म्स अवेलेबल है so we can use this method. और इसका फॉर्मूला, दो फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है. अगर आपके पास परसेंटेज में चेंजेस दिए हुए हैं so we can use the first formula, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. एंड सेकंड फॉर्मूला, इन केस अगर मान लो आपके पास नंबर्स के फॉर्म में दिए हुए, परसेंटेज में नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट नंबर, तो उस केस में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू. तो ये दो फॉर्मूलेस के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. क्या ध्यान रखना है कि ये मेथड हम लोग सिर्फ नंबर्स के लिए यूज करते हैं. सेकेंड थिंग, अगर परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है तो वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्मूला. और अगर एक नंबर्स के फॉर्म में दिया है कि पहले 5 रुपीज प्राइस थी अब 7 हो गई है, और पहले जो है क्वांटिटी सप्लाइड जो था वो 5 रुपीज पे 10 यूनिट्स का था, अब हो गया 12, तो उस केस में ये नंबर्स के फॉर्म में दिया हुआ है सो वी कैन यूज द सेकंड फॉर्मूला, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू. हियर ये पी और क्यू जो दिए हुए हैं आपको, ये ओल्ड वाले दिए हुए हैं, मींस ओल्ड प्राइस और ओल्ड क्वांटिटी हमको यहाँ पर यूज करनी है. ठीक है, सो ये फर्स्ट मेथड हो गई है जिसमें हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग बोथ द फॉर्मूला. और सेकंड मेथड है पॉइंट या फिर ज्योमेट्रिक मेथड. इसका नाम है ज्योमेट्रिक मेथड, मींस यहाँ पर थोड़ा सा हमको ज्योमेट्री मींस ग्राफ्स का यूज करना है. With the help of graph also, slope of a supply curve will explain you what is the elasticity of that supply, right? तो यहाँ पर in this method of elasticity of supply, it is calculated on the basis of supply curve slope, right? और यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला हमको यूज करना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने के लिए. डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट मींस कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, राइट? अब ऐसे तो फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा होगा, हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू, 3 एग्जांपल्स हम लोगों ने कंसीडर करे, उसके बेसिस पे हम लोग निकालते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये एक स्लोप रखा हुआ है, इस पे फोकस करना है हमको. तो ये रहा आपके पास एक स्लोप, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, स्लोप का स्टार्टिंग पॉइंट निकाल रहा हूँ. तो ये मैंने ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट, थोड़ा सा वापस कर लेते हैं इसको. तो ये आ गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट स्लोप का, मैंने उसको पीछे की साइड कंटिन्यू करके स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, और उस स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट ए. ठीक है, फिर इसी कर्व पे मैंने एक और पॉइंट ले लिया पॉइंट बी. क्या करना है हमको? एक तो स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है, और उस पे कर्व पे कहीं पर भी एक पॉइंट आप ले सकते हो, पॉइंट बी. ठीक है, अब यहां से हम लोग इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं. हमारा फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट क्या हमारा ए, और डिस्टेंस क्या है बी, मींस ए बी हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, देन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है 0 बी, मींस ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 0 बी. और यहाँ पर आप लोग नोटिस करोगे तो ए बी का साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू ओ बी या फिर 0 बी, राइट? तो उस केस में यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी क्या निकल के आ जाएगी? मींस हियर ए बी इज ग्रेटर देन ओ बी. तो अगर हम लोग बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं सो आंसर इज मोर देन 1, मींस ये जो कर्व है इसकी इलास्टिसिटी क्या रहेगी? मोर देन 1. ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं. मान लेते हैं कि आपका कर्व इस टाइप से दिया हुआ है. अब इसकी इलास्टिसिटी चेक करनी है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है. सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका मिल गया हमको, इसको दे देंगे नाम ए. देन एक पॉइंट हम लोगों ने सप्लाई कर्व पे डाल दिया, नाम दे दिया बी. देन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो ए बी अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओ बी.
ठीक है। और यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो OB का साइज कम है एज कंपेयर टू AB का साइज कम है एज कंपेयर टू OB, ठीक है। सो यहाँ पर न्यूमरेटर आपका छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, सो आंसर विल बी लेस देन 1, आंसर विल बी लेस देन 1। सो इस कर्व की इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी, लेस देन 1, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस कर्व को देखते हैं। तो यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका ओरिजिन, और हम लोगों ने पॉइंट ले लिया, ये ले लिया है B, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग गैप क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट भी OB हो गया और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन भी OB हो गया। और अगर हम लोग सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा 1। सो इस सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, बट फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अलग अलग डिग्रीज, अलग अलग कर्व के बेसिस पे हम लोग अलग अलग डिग्रीज को डिस्कस करेंगे और टोटल 5 डिग्रीज हमको डिस्कस करनी है। सो व्हाट आर द 5 डिग्रीज, फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, हाईली इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। ये याद रखना, इलास्टिक मीन्स चेंज होना। सो एक एक डिग्री को हम लोग समझते आते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑल्सो। सो फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मीन्स यहाँ पर सप्लाई आपका अनलिमिटेड चेंज हो रहा है। हियर देयर इज इनफाइनाइट चेंज इन सप्लाई बट नो चेंज इन द प्राइसेस। ये सप्लाई कैसा है, जहां पर प्राइस चेंज नहीं हो रही बट सप्लाई बार बार चेंज होता रहता है एज पर द टाइमिंग। यहाँ पर सप्लाई चेंज हो रहा बट देयर इज नो चेंज इन प्राइस। सो इसका जो कर्व रहेगा, प्राइस आपकी कांस्टेंट है तो यहाँ पर इसका कर्व रहेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। So first degree हमारी when there is no change in prices, there is infinite change in the quantity supply, whether it can increase or it can decrease. So उसका जो कर्व रहेगा it will be parallel to x axis. It denotes, it represents that elasticity of supply is equals to infinite, right? तो ये हो गया हमारी पहली डिग्री। सेकंड पे आते हैं हम लोग हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक मीन्स यहाँ पर सप्लाई ज्यादा चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू प्राइसेस। प्राइस में कम चेंजेस आ रहा है बट सप्लाई में ज्यादा चेंजेस आ रहा है। मीन्स चेंज इन सप्लाई इज मोर देन चेंज इन प्राइसेस। ये पॉइंट आपके सामने सेकंड रखा हुआ है, सेकंड पॉइंट कि हियर चेंज इन सप्लाई इज मोर देन चेंज इन प्राइसेस। और इसका जो कर्व रहेगा वो आपका वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा फ्लैटर रहेगा बट यहाँ पर एज कंपेयर टू परफेक्टली इलास्टिक ये थोड़ा सा यहाँ पर वर्टिकल रहेगा, ठीक है। तो ये हाईली इलास्टिक हो गया जहां पर चेंज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइसेस। थर्ड वन इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी मीन्स वन मीन्स इक्वल चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर, देयर इज सेम इक्वल चेंजेस इन सप्लाई एज वेल एज प्राइसेस, और इसकी इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी, इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो कर्व है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो हमको समझ जाना है कि इसकी इलास्टिसिटी क्या है, 1। अगर वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हमको क्या समझना है, इसकी इलास्टिसिटी क्या है, मोर देन 1। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है मींस यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या है, इनफाइनाइट। अब आता हूं मैं हाईली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब कम चेंज हो रहा है, इलास्टिक का मतलब ज्यादा चेंज हो रहा है, इन इलास्टिक मतलब कम चेंज हो रहा है। सो हाईली इन इलास्टिक का मतलब है कि यह चेंज इन सप्लाई इज लेस देन चेंज इन प्राइसेस, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट में डाला हुआ है, हियर चेंज इन सप्लाई इज लेस देन चेंज इन प्राइसेस, सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस देन 1। और इसका जो कर्व है वो आपका एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और ये कर्व अब वर्टिकल होते जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका हाईली इन इलास्टिक। नेक्स्ट है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है सप्लाई। इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं होना, और परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब कंप्लीटली चेंज ही नहीं हो रहा है। प्राइस अनलिमिटेड चेंज हो रही है बट सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं है। ये जनरली रेयर आर्टिकल्स जो लिमिटेड अमाउंट है जिसका न्यू प्रोडक्शन नहीं हो सकता है उनके लिए ये इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट करती है। सो हियर देयर इज नो चेंज इन सप्लाई with infinite change in prices, so elasticity of supply will be equal to 0 and the supply curve will be parallel to y axis, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंप्लीट हम लोग ग्राफ देखने जा रहे हैं और यहाँ से पॉइंट निकालेंगे। आप लोग नोटिस करोगे कि पहले इनफाइनाइट में पैरेलल था, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं। तो पहले जो इनफाइनाइट में पैरेलल था, ठीक है, देन हाईली इलास्टिक में थोड़ा सा यहाँ पर वर्टिकल हुआ, देन यहाँ पर यूनिटरी में और वर्टिकल हुआ, देन हाईली इन इलास्टिक में और वर्टिकल हुआ, एंड जीरो में मींस परफेक्टली इन इलास्टिक में पूरा ही वर्टिकल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये अगर सप्लाई कर्व हम लोगों ने लिया हुआ है तो उस केस में जैसे जैसे इलास्टिसिटी कम होते जाती है वैसे वैसे आपका कर्व क्या होते जा रहा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल, राइट। यहाँ पर हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि पहले इलास्टिक इनफाइनाइट ये रही, देन हाईली इलास्टिक, देन यूनिटरी,
देन हाईली इनइलास्टिक, देन परफेक्टली इनइलास्टिक। तो जैसे जैसे आपका कर्व वर्टिकल होते जा रहा है वैसे वैसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू डिक्रीज। सो यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आ रहा है, फ्लैटर द कर्व हायर द इलास्टिसिटी, मींस हायर द इलास्टिसिटी फ्लैटर द कर्व। जितना ज्यादा इलास्टिसिटी रहेगी उतना फ्लैट कर्व रहेगा, और जितनी कम इलास्टिसिटी है उतना ही वो वर्टिकल कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का पूरा कंसेप्ट कवर कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो अभी के लिए इतना ही। टिल नाउ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.